तो ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 को अगर हम स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखते देखो। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है दोबारा से। एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। भाई डिसोल्यूशन प्रोसेस किसको करना था? एल को करना था ना। फॉर विच ही वाज गिवन रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। तो 10,000 रुपीज हमने इसको क्या दी थी? रेम्यूनरेशन दे दी, रेम्यूनरेशन दी फॉर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस करेगा। ध्यान से देखो, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस का इसने प्रॉमिस नहीं करा। इसने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा? डिसोल्यूशन का प्रोसेस करूंगा बस। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन टू एल्स कैपिटल। इसको हमने क्या रेम्यूनरेशन पे करा, तो इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो रियलाइजेशन टू एल्स कैपिटल, सिंपल था ये वाला। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर कुछ भी नहीं बोला, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की। लेकिन अभी किसने पे कर दिया? एम ने पे कर दिया। तो एम की कैपिटल क्या हो जाएगी? एम की क्या, अगर मैं बोलूँ तो एम की कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी फिर, है ना, क्योंकि हमें उसको 8,000 रुपीज पे करेगी। पार्टनरशिप फर्म उसको 8,000 रुपीज पे करेगी, बिकॉज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन किसको बियर करना था? कंपनी को, और पार्टनर ने पे करा। तो रियलाइजेशन टू एम्स कैपिटल। तो एम्स की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज हो गई, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। सिंपल। ठीक है, आगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने? 5,000 कंपनी पे करेगी। रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक। तो रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक कितना? 5,000 5,000। अभी तक ये तीन तो सिंपल थी। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4। पी अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। पी क्या देखेगा? प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ। उसके लिए उसको कितने पैसे मिलेंगे? 7,000 रुपए मिलेंगे। P agreed to bear the dissolution expenses. P agreed to bear the dissolution expenses. P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution. पूरा process of dissolution कौन करवाएगा? P करवाएगा। उसके लिए हमने उसको कितनी remuneration कितनी दी थी? 7,000. P agreed to bear the dissolution expenses. Ultimately अब dissolution expenses भी कौन bear करेगा? किसकी responsibility है पे करने की? P. Actual dissolution expenses 4,000 were paid by P. एक्चुअल में कितने एक्सपेंसेस पे करने पड़े पी को? 4,000 के। देखो हमें नहीं मतलब एक्चुअल में कितना खर्च हुआ। तुम ये देखो पार्टनरशिप फर्म और पी का कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? पार्टनरशिप फर्म और पी का कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 7,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट था। हम तो जो एंट्री जो पास करेंगे वो किसकी पास करेंगे? 7,000 की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल। रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल कितना? 7,000 7,000। हमें नहीं मतलब उसके कितने पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, हम तो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट ही देखेंगे। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर 5। एन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। एन क्या है? पार्टनर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखने की? एन की। फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ, कितनी सैलरी मिलेगी? एन। एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक्सपेंसेस को बियर करने की? एन की। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय द फर्म। भाई 9,000 के जो एक्सपेंसेस थे, जो मतलब सीधी सी बात है, 9,000 तो किस चीज के लिए दिए थे उसको? डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए। सारा का सारा डिसोल्यूशन का एक्सपेंस किसको देखना था? एन को देखना था। लेकिन 4,000 रुपीज का खर्चा किसने पे करा? फर्म ने पे करा। तो फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। फर्म ने पे करा ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। तो जो पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस लाइबिलिटी को पे करने की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। लेकिन कंपनी ने पे कर दिया, तो कंपनी उतने से पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देगी? कम कर देगी। तो यहाँ पे जनरल एंट्री के पास होगी सबसे पहले तो 9,000 रुपीज रियलाइजेशन टू एन कैपिटल। भाई इसकी जो रेम्यूनरेशन थी उसको 9,000 की मिलेगी। अब एन की कैपिटल कितने से कम हो गई? एन की कैपिटल कम हो गई कितने से? 4,000 से। और कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस कितना चला गया? 4,000 रुपीज का। तो एम्स कैपिटल टू कैश या फिर बैंक कितना? 4,000 रुपीज। ठीक है, डन। तो दो जनरल एंट्रीज पास हुई इस वाले केस के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या दी? रेम्यूनरेशन। किस चीज के लिए? रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए। और फिर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एन की। 4,000 के एक्सपेंस किसने पे करे? फर्म ने। तो फर्म क्या करेगी? एन की कैपिटल को कम कर दिया, फर्म ने अपनी लाइबिलिटी कम कर दी। ठीक है, और कैश में कितने पैसे पे कर दिए? 4,000 रुपीज। आगे। Q, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 18,000.
Q agreed to took over stock worth 18,000 as his remuneration. ध्यान से देखो, Q की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिसोल्यूशन के प्रोसेस की। Q को हमने कोई पैसे वैसे नहीं देने का प्रॉमिस करा, हमने उसको क्या बोला, Q क्या ले गया, हमारा स्टॉक ले गया कंपनी का 18,000 का फॉर हिज रेम्यूनरेशन। मतलब अपनी सैलरी की जगह वो क्या ले गया, स्टॉक को ले गया। द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक हम कहाँ पे ट्रांसफर कर चुके हैं, बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जनरल एंट्री पास हो रही है इस वाले केस के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें जनरल एंट्री क्या पास हो रही है, रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, कितना 18,000, और ये हमारा जो स्टॉक ले गया, अगर कोई पार्टनर हमारा एसेट ले जाता है तो उस पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, क्यूज की कैपिटल कम हो गई, और टू रियलाइजेशन में कितना लिखा, 18,000। यहाँ पे टू रियलाइजेशन क्यों आया, वैसे तो स्टॉक आना चाहिए, बिकॉज स्टॉक कहाँ पे जा चुका है, रियलाइजेशन में डेबिट हो चुका है ना। जब हमने स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा था, हमने एंट्री क्या पास करी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 18,000। तो स्टॉक तो जा चुका था, किसमें जा चुका था, रियलाइजेशन में। अब रियलाइजेशन डेबिट हो चुका था, तो खत्म करने के लिए रियलाइजेशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मैं वो करवा रहा हूँ होमवर्क वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। करा था होमवर्क, नहीं करा, क्यों, एग्जाम से तेरे एग्जाम तो खत्म, इको पढ़, तो एक ही तो क्वेश्चन था, 10 मिनट में खत्म हो गया। चलो अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 है ना, ऐसे क्वेश्चंस के आने की चांसेस ज्यादा होते हैं, इन क्वेश्चंस के चांसेस आने के ज्यादा। देखो ये डेली 2014 में आया था, फिर ये डेली 2018 में भी आया था, तो ये वाला क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा हैं आपके एग्जाम्स के आने के लिए। ठीक है अरम, ओके क्षितिज, अरम, यस सर। ओके। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 ध्यान से सुनना है इसको, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पे पूरा ध्यान लगाया करो। Shanti and Satya were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. On 31st March 2013 their balance sheet was as follows. इनकी बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे, देखो क्या क्या गिवन है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, और शांति का करंट अकाउंट है, शांति का करंट अकाउंट है। क्रेडिटर्स की बात करें, क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, सत्यास का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है। मतलब करंट अकाउंट भी बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट भी बना हुआ है। तो कैपिटल कैसे है, फ्लक्चुएटिंग के फिक्स है, क्या कर रहे हैं तू, फिक्स्ड है फिक्स्ड है ना। फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में 1 अकाउंट बनता है? तो 2 अकाउंट बने हुए हैं सारे पार्टनर्स के। तो कैपिटल्स कैसे है, फिक्स्ड। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। तो कंपनी देखो डिसॉल्व कब हो गई, 31 मार्च 2013 को कंपनी क्या हो गई अपनी, डिसॉल्व हो गई। अब देखो हमें क्या करना है, देखो अभी सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को मत पढ़ो, एडजस्टमेंट्स को मत पढ़ो, सीधा सीधा क्या करो, इस बैलेंस शीट को खत्म करना है। हमें क्या करना है, इस बैलेंस शीट को खत्म करना है। मैंने क्या बोला था, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है कहाँ पे ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। बैंक और कैश के लिए अलग अकाउंट ओपन होएगा, बैंक और कैश कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल्स की बात करूं, तो कैपिटल्स का क्या खुलता है, अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। बाकी सारी चीजें आपको किस में ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या पास करा, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी। ये चारों चीजें आपने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी एज इट इज, सेम वैल्यू 60, 85, 1 लाख 130, 60, 85, 1 लाख 130। मतलब आप बैलेंस शीट को खत्म करके इन सारी चीजों को कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो दोस्तों, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब जब एंट्री क्या पास हो रही है, इन सब केसेस में एंट्री क्या पास हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मशीनरी। अब ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड में अगर हम बात करें, क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 45 और 40। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या है, क्रेडिटर्स है अपने पास 45,000 के। सर ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्यों नहीं डाला, ये तो सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। जैसे जो भी रिजर्व होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो सीधा हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको तो सीधा हम पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। ठीक है, या फिर तुम इसको यहाँ पर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी तुम इसको 40,000 दिखा सकते थे। ठीक है, अब बुक जो है ना आपके 2 ऑप्शंस लेता है, मतलब उसने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अल्टीमेटली अगर तुम यहाँ पे भी 40,000 दिखाते वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो भी वो एंड में पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही था, तो भी वो एंड में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होना ही था।
तुम्हारी मर्जी है, जो रिजर्व है अगर तुम्हें रियलाइजेशन में दिखाना है तो दिखाओ, तो तुम्हारी मर्जी है, तो भी ठीक होता है। अगर रिजर्व को सीधा सीधा तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यू हैव टू ऑप्शंस। देखो, अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो यू हैव टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, या तो तुम उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे दिखा दो, या फिर तुम उसको सीधा करो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दोनों से ही आंसर सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो रियलाइजेशन का जो भी डेबिट और क्रेडिट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा, वो भी पार्टनर्स में बंटना है। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, तो अभी के लिए इसने क्या फॉलो करा है? इसने क्या करा होगा? पार्टनर्स की कैपिटल में इसने डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसने रियलाइजेशन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड को नहीं दिखाया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसने सिर्फ लाइबिलिटीज में कौन सी चीज डाली है? क्रेडिटर्स। अब देखो नीचे का, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि नीचे क्या गिवन है। अब हमारी सारी बैलेंस शीट क्या हो चुकी है सर? खत्म हो चुकी है। अभी सिर्फ इसने हमसे पता है क्या मांगा है? रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए अभी हम कैश और बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, और कैपिटल अकाउंट भी अभी हमने नहीं बनाया। अभी हम सिर्फ कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। देखो क्या लिखा है, शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो अगर मैं स्टॉक की बात करूं, कितना है? 85,000। उसका 40% कौन ले गई? शांति। तो 85,000 का 40%, 85,000 का 40% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 85,000 का 40%, 85,000 का 40% 34,000। और उसको वो लेकर गई 10% डिस्काउंट, तो इसमें माइनस कर दो कितना? 10%, तो कितना आ जाएगा? 30,600। 30,600 का स्टॉक कौन लेकर चलेगी? शांति। अब शांति का स्टॉक लेकर चलेगी तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। कम तो हो जनरल एंट्री क्या पास होगी? शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट हुआ, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे गए, क्या लिखा? बाय शांति कैपिटल कितना? 30,600। क्वेश्चन क्या रखना। अब बाकी का एंड द रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा भाई? 40% शांति लेकर गई ना, 60% बचा है। तो 85,000 का 60% अगर हम बात करें तो 51,000 अभी बचा है हमारे पास। कितना बचा है? 51,000। वो 51 जो 1000 है रिमेनिंग स्टॉक, वो कितने का बिक गया? 40,000 का। मतलब 51,000 का जो रिमेनिंग स्टॉक है वो तुम्हारा कितने का सेल ऑफ हो गया? 40,000 का बिक गया। तो बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें, बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड स्टॉक कितने का बिक गया? 40,000। तुम्हारे बैंक में कितने पैसे आ गए? 40,000 आ गए। फर्नीचर रियलाइज्ड, फर्नीचर कितने का बिक गया? 80,000 का। तो फर्नीचर कितने का बिक गया हमारा? 80,000 का। जनरल एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 20,000। इन्वेस्टमेंट कितने की सेल ऑफ कर दी? 20,000 की। इन्वेस्टमेंट के भी कितने पैसे आ गए? 20,000। मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। अच्छा, मशीनरी थी कितने की? 1,30,000। इसका -60,000 का लॉस हुआ, तो कितने की बिक गई? 70,000। 1,30,000 माइनस 60,000, तो मशीनरी कितने की बिक गई? एट अ लॉस ऑफ 60,000। मतलब एक्चुअल में 1.3 लाख की थी, उस पे 60,000 का लॉस हुआ, तो कितने की बिक गई? 70,000 की। तो मशीनरी में कितने पैसे आ गए हमारे? 70,000। और बात करते हैं किसकी? डेटर्स की। डेटर्स रियलाइज्ड, डेटर से कितने पैसे आ गए? 55,000। तो डेटर से कितने पैसे आ गए हमारे पास? 55,000। तो डेटर्स भी हमारे रियलाइज हो चुके हैं, स्टॉक भी रियलाइज हो चुका है, फर्नीचर भी और मशीनरी भी। अब क्या लिखा हुआ है ध्यान से? देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 वॉज पेड। एक तुम्हारे पास क्या था? आउटस्टैंडिंग बिल था। किस चीज का? रिपेयर्स का। मतलब एक लाइबिलिटी थी 19,000 की, वो तुमने क्या कर दी? पे कर दी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर तुम पेमेंट करोगे लाइबिलिटीज की, तो बैंक में पैसे आएंगे जाएंगे? जाएंगे। तो टू बैंक होएगा, और ऊपर क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आउटस्टैंडिंग बिल्स कितने पे करे? 19,000। और ध्यान से देखो, तुम्हारे पास एक और लाइबिलिटी थी, कौन सी? क्रेडिटर्स की। क्वेश्चन में नहीं भी बोला हुआ कि हमने क्रेडिटर्स के पैसे पे करे या नहीं करे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा ना क्रेडिटर्स से रिलेटेड,
कि क्रेडिटर्स के हमने पैसे पे करे नहीं करे, हमेशा हमेशा हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने क्रेडिटर्स के पैसे पे कर देंगे, हम क्रेडिटर्स के पैसे क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गए, क्रेडिटर्स आ गए कितने के, 45,000 के। भाई क्रेडिटर्स तुम्हारे कितने थे, 45,000 के, इनको तो पैसे देने ही देने हैं बिकॉज ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है। कौन सी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। और आउटसाइड लाइबिलिटीज को तो सबसे पहले तुम्हें पेमेंट करनी पड़ती है, फिर तुम्हें पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करनी है, फिर तुम्हें पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करनी है। तो टोटल तुमने कितनी पेमेंट कर दी, 64,000 की। अब इन सबको जब तुम प्लस माइनस जब तुम करोगे, तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 98,400। ये क्या आया तुम लोगों का बैलेंसिंग फिगर, लॉस। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में किस रेशो में, 4:1। ओल्ड पार्टनर्स कौन से, शांति सत्या, रेशो क्या है 4:1। तो 4:1 में इसको क्या कर दोगे, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ध्यान से सुनो, देखो एक चीज सुनो मेरी बात। अब यहाँ पर क्या था, लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि पे करी कि नहीं करी। हमेशा हम क्या एज्यूम करेंगे कि लाइबिलिटी हम पे करनी है, हमें लाइबिलिटी हमें पे कर दी। लेकिन अगर कोई एसेट है, मान लो फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि हमने इसको बेचा कि नहीं बेचा, तो हम एज्यूम करेंगे हमने इसको नहीं बेचा। अभी तो लिखा हुआ था कि फर्नीचर को हमने सेल ऑफ कर दिया, 80,000 का लिखा हुआ था। लेकिन बाई चांस अगर फर्नीचर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये मानते कि हमारा एसेट नहीं बिका। लेकिन अगर लाइबिलिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम ये मानेंगे कि लाइबिलिटी हमें पे करनी है, लिखा है या नहीं लिखा हमें पे करनी है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिख लो, शॉर्ट नोट, नोट लिख लो छोटा सा। इफ नो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज गिवन, आराम लिख रहा है ना, फॉर लाइबिलिटी, आराम, no Yes, information sir. is given. If no information is given for liability to be paid or not, we will always pay off the liability as it is outsiders liability, and hence to be settled on first priority। देखो जल्दी से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लाइबिलिटी की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि हमने पे करी कि नहीं करी, तुम्हें हमेशा पे करनी है, तुम्हें हमेशा लाइबिलिटी को क्या करना है, पे करना है, बिकॉज इट इज आउटसाइडर्स लाइबिलिटी व्हिच इज टू बी सेटल्ड ऑन दी फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस। अब जैसे करंट क्वेश्चन के अंदर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन के क्रेडिटर्स को हमने पैसे दिए कि नहीं दिए, तो हमें देने पड़ेंगे इवन इफ नो इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। यार मैं भी फिर वीडियो से मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगा। क्यों सो रहा है तू हैं? नहीं नहीं, पढ़ूंगा। अरे तो पढ़ ले अभी, बड़ा तू पढ़ेगा, अभी पढ़ ले। मेरे को नहीं नहीं लगता सर, अभी सही तो आज आधे घंटे की क्लास तो होगी, आधे घंटे की बच्ची अब क्या रिकॉर्डिंग को देखेगा, हाफ एन आवर की तो बात है। फिर पढ़ना है काम ना, फिर क्लास पढ़ना, जाना है। अरे पढ़ ले यार, तू वैसे ही अच्छा है पढ़ने में। सर और पार्टनरशिप का मैंने यूट्यूब वाले तो देख लिया, अब जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी है वो भी देखूं या ना यूट्यूब ना वाले ना ना काफी ना है? ना ना ना, बहुत है बहुत है बहुत है भाई, बहुत है, और कितना कोई देखेगा। भी एक मतलब। हाँ अब कुछ मत ठीक है। देखने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को टेस्ट वेस्ट तो देना, कब देगा, कल भी तूने टेस्ट नहीं दिया कोई। सर आपने कहा था भेज दोगे, पर मेरा वैसे भी मतलब हुआ नहीं था पूरा। अच्छा तो तो अब आज भेज दूंगा मैं तेरे को पार्टनरशिप और पीएसआर का। पीएसआर की भी तो ठीक है वीडियो सर। आई है कल एक। हाँ पीसीआर, पीएसआर तो देख चुका हूँ मैं। पीएसआर की वो भी वीडियो आई है। यूट्यूब वाली ने देखी, वो आपने हाँ क्लास वाली भेजी थी वो देखी। हाँ, जो भी है जैसे भी है, गुडविल और पीएसआर सारा का सारा मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, वो शेड्यूल्ड है। तो 14-15 जुलाई तक सारा का सारा गुडविल और पीएसआर आ जाएगा यूट्यूब पर।
ओके सर। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सेकंड इन्फॉर्मेशन की बात करें, बस थोड़ी सी देर की बात है यार, 10-15 मिनट बाद चली जाइए, बस एक कॉन्सेप्ट है ना इंपॉर्टेंट, वो सीख ले, बस फिर चला जाइए। इफ नो ओके information is provided for the asset, if no information is provided for the asset, that is whether it is realized or not, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन के एसेट बिका है कि नहीं बिका, we will assume that asset is not realized। हम क्या मानेंगे कि एसेट नहीं बिका। इफ नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द एसेट, दैट इज वेदर इट इज रियलाइज्ड और नॉट, ये बिका है कि नहीं बिका, हम क्या एज्यूम करेंगे कि एसेट नहीं बिका, सेल नहीं करा हमने एसेट को। सर वेदर इट इज के बाद क्या लिखा है? वेदर इट इज रियलाइज्ड और नॉट, REALISED। ठीक है, एसेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि एसेट्स को हमने सेल करा कि नहीं करा, हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने एसेट को सेल नहीं किया। चलो अब देखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, IMP कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा। ठीक है, और अब इसको ध्यान से सुन लो, उसके बाद तू चला जाइए, बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सुन ले, फिर क्वेश्चन मत करिए। लोन बाय पार्टनर, अब यहाँ पे देखो पार्टनर ने क्या दे रखा है, पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको, पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको, पार्टनरशिप फर्म को। अब पार्टनरशिप फर्म जब उसकी लोन की पेमेंट करेगी, जब पार्टनरशिप फर्म उसकी लोन की पेमेंट करेगी, तो वो जनरल एंट्री क्या पास करेगी, लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी। देखो ये सेकंड उसमें पे करना पड़ता है ना, सेकंड सेटलमेंट होती है। देखो सबसे पहले तुम्हें किसको पैसे देने हैं, बाहर वाले लोगों को पैसे देना है, फिर तुम्हें पार्टनर्स लोन के पैसे देने हैं। तो लोन बाय पार्टनर इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी, ये कोई आउटसाइडर की लाइबिलिटी नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर का जो लोन है उसको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना होता। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, it is not transferred to his capital account because it is paid after payment of outside liabilities but before repayment of capital the entry is। देखो जब भी किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दे रखा है, उसको तुम सीधा किससे सेट ऑफ करते हो, कैश या फिर बैंक से, मतलब सीधा सीधा, ना तो तुम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते, ना तुम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाते, सीधा सीधा तुम क्या कर देते हो, जो भी पार्टनर का लोन है तुम उसको कैश में पे कर देते हो। तो अगर तुमने पार्टनर्स का लोन कैश में पे करा, तो पार्टनर लोन बाय पार्टनर ये क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या हो गई, कंपनी की कम हो गई, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट कर दी, और कंपनी के कैश या फिर बैंक पैसे चले गए, तो ये एसेट थी, एसेट कम हो गई तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। मतलब सीधी सी बात है, पार्टनर ने अगर कंपनी को लोन दे रखा है तो पार्टनर कोई आउटसाइडर देंगे, इसलिए उसका जो लोन का जो अमाउंट है वो रियलाइजेशन में नहीं जाता, रियलाइजेशन में सिर्फ क्या जाता है, आउटसाइड लाइबिलिटीज वगैरह जाती है। लोन बाय पार्टनर है उसको भी तुम कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, बिकॉज कैपिटल से पहले लोन देना है, कैपिटल तो थर्ड नंबर पे आती है ना, तो कैपिटल से पहले हमें क्या देना है, लोन को सेटल करना है। तो लोन को कहाँ से पे कर देंगे, सीधा बैंक अकाउंट से सीधा क्या कर देंगे, हम पार्टनर के लोन को पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये था लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दे रखा था किसको, कंपनी को। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब है लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अब पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर रखा है, लोन दे रखा है किसको, पार्टनर को। अब इस वाले केस में क्या जनरल एंट्री पास होगी, लोन बाय फर्म टू पार्टनर इज एन एसेट फॉर द कम। भाई अगर किसी कंपनी ने पार्टनर को क्या दे रखी है, लोन दे रखा है, अगर किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो पार्टनर से क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और ये फर्म के लिए क्या है, एसेट।
क्योंकि ये पैसा, ये मतलब ये जो लोन है ये हमें कमा के दे रहा है ना, इट इज एडवांसिंग द मनी, है ना। ये क्या है, लोन एडवांस। ये क्या है, लोन एडवांस। भाई पार्टनरशिप फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो ये क्या है, एसेट है। अब जब ये वाला पैसा कंपनी के पास आ जाएगा, जब पार्टनर उसको पैसे दे देगा कंपनी को, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास कैश, बैंक में पैसे आ गया। और ये जो लाइबिलिटी थी वो क्या हो गई, टू लोन टू पार्टनर, टू लोन टू पार्टनर, ये क्या हो गया, टू लोन टू पार्टनर। ये एसेट है, एसेट। और ये एसेट क्या हो गई, कम हो गई। ये वाला लोन क्या है, एसेट। ऊपर वाला लोन क्या था, लाइबिलिटी। ये वाला लोन क्या है, एसेट। तो एसेट कम हो गई तो क्या हो गया, क्रेडिट। फर्म के नजरिए से देखना है, फर्म के नजरिए से। पहले क्या था, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था, तो फर्म के लिए क्या थी, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हमने इसको क्या माना था, लाइबिलिटी। अब क्या है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो लोन टू पार्टनर ऑफ फर्म के लिए क्या है, एसेट। और जब पार्टनर से पैसे वापस आ गए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, अब थोड़ी ना पार्टनर हमें इंटरेस्ट देगा, तो हमारी एसेट चलेगी, है। तो सही थोड़ी ना करेगा तो, लोन टू पार्टनर मैं देखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। बोलो, इन दोनों एंट्रीज में कोई डाउट है तो बताओ। पहली वाली एंट्री में ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, पार्टनर का लोन। और इसके अंदर जो पार्टनर का जो लोन है वो क्या है, कंपनी के लिए एसेट है। फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में कंपनी ने पैसा ले रखा है किससे, पार्टनर से। और दूसरे वाले केस में पार्टनर ने पैसा ले रखा है किससे, फर्म से। तो फर्म के लिए क्या है, एसेट है। अरब, ये दोनों बातें समझा, नहीं समझा अरब, पक्का श्योर। क्षितिज, यस क्षितिज सर, समझा नहीं समझ। समझा। पहले वाले हाँ पॉइंट में क्या है, लोन बाय पार्टनर। पहले वाले पॉइंट में क्या है, बोलो जल्दी। लोन बाय पार्ट लाइबिलिटी। लोन बाय पार्टनर लाइबिलिटी, किसने किसको पैसे दे रखे हैं, इसमें फर्म किसने ने फर्म ने, पार्टनर को। फर्म ने पार्टनर, अबे वो इसमें नीचे वाले केस में था। अरे क्या कर रहा है यार, यहाँ पे पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दे रखे हैं। लिखो जल्दी से, जनरल एंट्रीज लिखो जल्दी से। सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो, लोन बाय फर्म, लोन बाय पार्टनर, सॉरी, लोन बाय पार्टनर। हेडिंग डालो जल्दी से, लोन बाय पार्टनर। इट मीन्स partner has given loan to partnership firm। पूरा लिखना पार्टनरशिप फर्म को, पी फर्म लिखोगे ना, देख लेना। तेरे भी अभी रजिस्टर मंगवाऊंगा, और लिखेगा नहीं तो अभी। लोन बाय पार्टनर का मतलब क्या है, इट मीन्स पार्टनर हैज गिवन लोन टू पार्टनरशिप फर्म, फॉर पार्टनरशिप फर्म it is a liability। journal entry when partnership firm makes payment for this loan amount। तो जनरल एंट्री क्या पास होएगी, जनरल एंट्री पास होएगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, बिकॉज ये क्या थी, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब कम हो गई तो हमने उसको डेबिट कर दिया। और ये तो कंपनी का कैश मतलब एसेट है, और एसेट कम करा तो क्रेडिट कर दिया, सिंपल। मुझे पता था
हाँ जी, लिखा, ये चीज लिखी नहीं लिखी? लिख रहे हैं सर। लिख रहा है, लिखो जल्दी से लिखो। It is not an outside liability, so it is not shown in realization account, and it is to be paid before settlement of before settlement of partners capital. Therefore, it is directly settled from बैंक और कैश अकाउंट। बस लॉजिक बिहाइंड कि सर इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों नहीं दिखाते, बिकॉज इट इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी। एंड इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में क्यों नहीं दिखाते, बिकॉज कैपिटल से पहले हमें पार्टनर का लोन पे ऑफ करना पड़ता है, इसलिए इसको डायरेक्टली कैश या फिर बैंक बैलेंस से पे ऑफ करते हैं। लिख लिया जी? पक्का? क्षितिज तूने लिखा? यस सर लिखिए। सर मैं जाऊंगा। देखो जाना है, हाँ चला जा, बाय बाय। बाय सर। चलो दूसरा, दूसरा क्या है अब, लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर। तो ध्यान से लिखो यहाँ पे, लोन बाय, हेडिंग डालो, लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर। in this case in this case firm has given loan to partner, and in return the firm will be getting interest from partner. Therefore, this loan is an asset for partnership firm. This will be directly paid by partner
to partnership firm and journal entry past is journal entry past is and journal entry past is loan बाय पार्टनर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉरी कैश पे पैसे आएंगे ना, सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पहले कैश पे पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक सर थोड़ा ऊपर आना। अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। एसेट इंक्रीज डेबिट और यहाँ पर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। दिखाना। इधर भी हो जा लिख। लिख लिया क्षितिज? चित्तू लिख Yes, लिया sir. तूने? Yes, बोलता sir. नहीं है तू। चल इलस्ट्रेशन नंबर 11 करते हैं। चलो 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 देखो, past journal entries for the following transactions in the books of XYZ, sharing profits and losses in the ratio 3:2:1 at the time of dissolution of the firm. Realization expenses 2000 were to be borne by and also paid by X partner. Realization expenses were to be borne by, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एक्स की। पे भी किसने करा? एक्स ने। तो क्या पार्टनरशिप फर्म कोई जर्नल एंट्री पास करेगी कि अपनी बुक्स में? नो जर्नल एंट्री। तो नो जर्नल एंट्री इज टू बी पास फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी, पे भी पार्टनर ने करा, तो पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्री पास करने लगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वाई अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्रीड एट 1900। तो वाई एक पार्टनर था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या पे करने की? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई की थी। कितने के एक्सपेंसेस? 1900। एक्चुअल उसने कितने एक्सपेंसेस पे करे? 1500। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1900 रुपए इसको पे करने थे। एक्चुअल में इसने कितने पे करे? 1500। हमें एक्चुअल से क्या लेना देना? हमें एक्चुअल से तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो लेना देना किससे है? 1900 से है। तो रियलाइजेशन टू वाइज कैपिटल कितना आ जाएगा? 1900। ठीक है, आगे। जनरल रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 18,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। कंपनी जब बंद हो रही थी उस टाइम जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था? 18,000। किस में बढ़ जाएगा? XYZ में बढ़ जाएगा। किस रेशो में? 3:2:1। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे XYZ में 18,000 किस रेशो में? 3:2:1। बस ये तो हम करते ही आ रहे हैं। आगे, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म। फर्म ने वाई को क्या ले रखा है? लोन दे रखा है 50,000 का। तो ये फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी क्या एसेट? एसेट है। फर्म ने लोन दिया Asset. किसको? एसेट है। फर्म के लिए क्या है? एसेट। वाई वॉज गिवन लोन, तो वाई को लोन दिया गया और किसने दिया? बाय द फर्म। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास होगी? यहाँ पे क्या जनरल एंट्री पास होगी? लोन टू वाई रिसीव्ड। तो यहाँ पे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू वाई।
ये क्या जनरल एंट्री पास हुई है? वाई वॉज गिव, अच्छा सुनो ना, सुनो, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म। कंपनी ने पैसा दिया था किसको? वाई को। और वाई सेटलमेंट के टाइम, रेजोल्यूशन के टाइम क्या करेगा? कंपनी को पैसा वापस करेगा। हमें किस चीज की एंट्री पास करनी है? जब कंपनी बंद हो रही है तो उसकी सेटलमेंट की। अब वाई को लोन दिया गया था, हम अभी की बात नहीं कर रहे। वाई वॉज गिवन लोन, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस? पास्ट टेंस। गिवन, वाई को पैसा दिया गया था कितना? 50,000 बाय द फर्म। अब डेजोल्यूशन के टाइम क्या करेगा? वाई पैसा वापस करेगा। वाई ने पैसे वापस करे तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? बैंक, कंपनी के पास कितने पैसे आ गए? 50,000। और ये जो कंपनी की जो एसेट थी वो क्या हो गई? कम हो गई। तो एसेट जब कम हो गई तो क्या कर दी हमने? क्रेडिट। और यहाँ पे पैसे आ गए तो एसेट इंक्रीज हो गई, तो क्या कर दी हमने? डेबिट। तो ध्यान से देखना, लोन दिया गया था वाई, तो सेटलमेंट क्या होएगा कि वाई विल रिटर्न मनी टू पार्टनरशिप फॉर्म। वाई विल रिटर्न मनी टू पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, लिख लो इसके आगे, पॉइंट के आगे लिख लो, बुक के आगे। तो यहाँ पे लिख लो इसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, एट टाइम ऑफ डेजोल्यूशन, क्योंकि जब पढ़ोगे ना तो समझ नहीं पाओगे। एट टाइम ऑफ डेजोल्यूशन लिखो, पॉइंट दिख गया ना? एट टाइम ऑफ डेजोल्यूशन वाई विल repay back the loan amount to partnership firm। तो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे आएंगे। एट टाइम ऑफ डेजोल्यूशन पार्टनरशिप वाई विल repay back the loan amount to partnership firm। चलो, लिखा तूने सिद्धू है? यस सर, बुक। अच्छा ठीक है। वाई अ पार्टनर टुक अ मशीन वैल्यूड एट 20,000। वाई एक पार्टनर था, वो कंपनी की मशीन उठा के ले गया, कितने की? 20,000 की। तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भाई मशीन ले गया 20,000 रुपए की, तो उसकी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। आगे, जेड अ पार्टनर एग्री टू पे क्रेडिटर 30,000 और 20,000। जेड एक पार्टनर था, उसने क्या पे करा? देखो एक्चुअल में क्रेडिटर को पैसे कौन पे करेगा? कंपनी। लेकिन अभी कंपनी के बिहाफ पे कौन पे कर रहा है? जेड अ पार्टनर एग्री टू पे अ क्रेडिटर ऑफ 30,000। क्रेडिटर एक्चुअल में कितने का था? 30,000 का। लेकिन इसने क्रेडिटर को कितने पैसे देने का दिए? 20,000 रुपए। तो जेड की कैपिटल क्या है? वो तो बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी उसको पैसे देगी ना बाद में वापस, क्योंकि एक्चुअल में ये फर्म की लाइबिलिटी थी और पार्टनर ने पे कर दिया। तो ध्यान से देखो, रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल, तो जेड की कैपिटल कितने से बढ़ गई? 20,000 से, क्योंकि उसने कितने पैसे पे करे क्रेडिटर को? 20,000। एक्चुअल में क्रेडिटर तो फर्म के थे ना, फर्म को पे करना था, लेकिन पार्टनर ने पे करा। आगे, ए अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 10,000। ए एक पार्टनर है, उसने लोन दिया था फर्म को कितने का? 10,000 रुपए का। ही एक्सेप्टेड 7,500 इन सेटलमेंट। तो ए अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 10,000। पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था 10,000 का, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या थी? लाइबिलिटी। और उसने बदले में पार्टनरशिप फर्म से कितने पैसे लिए? सिर्फ 7,500 इन सेटलमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी खत्म हो गई। लोन बाय ए, लाइबिलिटी कितने से खत्म हुई? पूरी 10,000 से। लेकिन एक्चुअल में बैंक से कितने पैसे गए? 7,500। और बाकी का बचा हुआ 2,500 कहाँ पे? रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितना? 2,500 रुपये। ये एक्चुअल में रियलाइजेशन का क्या हो गया? एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। ये रियलाइजेशन का क्या हो गया? प्रॉफिट। एक्चुअल में लाइबिलिटी 10,000 की थी और कितने देके साइड कर दिया? 7,500 का। तो रियलाइजेशन क्या हो गया? क्रेडिट। इनकम हो गई ना, तो रियलाइजेशन क्या हुआ? क्रेडिट। भाई तेरी कब तक मिस्टेक रहेगी? तू कुछ भी मिस्टेक
क्योंकि 3 लाख लिखा कब आ गया। चलो अब ध्यान से देखो, इस वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 8। देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 37,000। सबसे पहले कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी डिपेंडेंट है किसी एक सिचुएशन पे। अब जैसे मान लो मैगी का कोर्ट केस चला, मैगी की पहले लैब टेस्टिंग हुई, उसमें पता चला कि इसके मैगी में लेड ज़्यादा है। तो अगर कोर्ट बोल दे कि हाँ भाई इसकी मैगी में लेड ज़्यादा है, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब अगर वो केस हार गया तो मैगी वाले को पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, नेस्ले वाले को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, मान लो 500 करोड़ की। तो मतलब जो 500 करोड़ की जो लाइबिलिटी है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? केस के ऊपर। अगर हम केस हारे तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी कितनी? 500 करोड़। अगर हम केस जीत गए तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लाइबिलिटी। मतलब आपकी लाइबिलिटी डिपेंडेंट है किसी एक सिचुएशन के ऊपर। तो नेस्ले वाले के ऊपर क्या थी? कंटीजेंट लाइबिलिटी। यहाँ पे भी क्या है? कंटीजेंट लाइबिलिटी है कितने की? 37,000। मतलब लाइबिलिटी है लेकिन ये किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट। लाइबिलिटी किस चीज की है? इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड। बिल्स कहाँ पे डिस्काउंट करवाएंगे? किससे डिस्काउंट करवाएंगे? बैंक के साथ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चैप्टर था, हम बिल्स लेकर जाते थे बैंक के पास और हमें बोलते थे हमें अभी के अभी पैसे चाहिए, पैसे आने हैं बाद में। जैसे मान लो समर्थ ने मुझे चेक दे रखा है 3 महीने का, मुझे अभी पैसे की जरूरत पड़ गई, वो मैं चेक लेकर बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक मुझे अभी के अभी पैसे दे दे, समर्थ से 3 महीने बाद पैसे आएंगे, उससे तू पैसे ले लिए। तो बैंक क्या करेगा? कुछ पैसे काट के मुझे दे देगा। मान ले चेक था 1 लाख का, बैंक मुझे 95,000 दे देगा और समर्थ से कितने ले लेगा? 1 लाख रुपए ले लेगा। इसको क्या बोलते थे? बिल्स डिस्काउंटेड। लेकिन वो अभी मेच्योर थोड़ी ना हुआ था। अगर मेच्योर होता तो मैं सीधा समर्थ से पैसे ले लेता। मेच्योरिटी 3 महीने के बाद की थी। ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर डिसऑनर्ड। जितने भी मैं बैंक के पास जो भी चेक लेकर गया, सामने वाली पार्टी ने बैंक को पैसे नहीं दिए। अब भाई बैंक किसके पीछे आएगा? समर्थ के कि मेरे पीछे? मेरे पीछे। समर्थ को तो जानते ही नहीं, पैसे तो बैंक के वह लेकर गया। ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स, ओ सॉरी ऑनर्ड लिखा है भाई, डिसऑनर्ड थोड़ी लिखा है। ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड, मतलब बैंक के पास सारे पैसे आ गए। बट द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल, लेकिन एक बंदा था कितने का? 5,000 का, बिकेम इंसॉल्वेंट। मतलब 37,000 में एक 5,000 का बंदा था, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 50 पैसा इन अ रुपी वॉज रिसीव्ड, और हर एक रुपए पर उसने कितना पैसा दिया? 50 पैसे। मतलब उसने 50% अमाउंट दिया। मतलब हाँ, 5,000 का वो था और उसने 50% पैसा दिया था। मतलब कितने पैसे दिए? 2,500 रुपीज दिए बस। बाकी 2,500 क्या हो गया? सर खा गया वो हमारे। The liability of the firm on account of this bills discounted and dishonored has not so far been recorded। अब ये जो तुम्हारा जो डिसऑनर जो हुआ 2,500 रुपए का, जो बिल डिस्काउंटेड जो डिसऑनर्ड हो गया कितने का? 2,500 रुपए का, इसको तुमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो अब हमें इसको क्या करना है? जल्दी से रिकॉर्ड करना है। तो अब ध्यान से देखो, है कर नहीं रखा था ना हमने, हमने इसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था इसको। ठीक है, तो अब हमें क्या जनरल एंट्री पास करनी है इस वाले केस में? रियलाइजेशन टू बैंक। अब यहाँ पर क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक। जो तुम्हारा जो बिल्स रिसीवेबल है वो कहाँ पर? वो तुम्हारी एसेट थी और वो कहाँ पर जा चुकी थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। भाई ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इनको नाम क्या देते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो वो तुम यहाँ पर डाल चुके थे कितने की? 5,000 से। तो यहाँ पर क्या आ चुका था? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या आने थे? पैसे आने थे 5,000 रुपए। तो यहाँ पर तुमने क्या डाला? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ने तुमने ट्रांसफर कर दिया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें पेमेंट मेड टू बैंक फॉर बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक नाउ डिसऑनर्ड, अब तुमने बैंक वालों को क्या देनी थी? पेमेंट देनी 5,000 रुपए की। जब बैंक वालों को पेमेंट दी तो रियलाइजेशन अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर,
एक्चुअल में तुम्हारे पास कितने पैसे है उस बंदे से, पहले ही बताओ एक्चुअल में कितने पैसे है, 2,500 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने पैसे आ गए तुम्हारे पास, 2,500 रुपए आ गए। और ये 5,000 रुपए की किस चीज की एंट्री, बताओ 5,000 की किस चीज की एंट्री है फिर, थोड़ा सा दिमाग तुम भी लगाओ। है क्षितिज भैया? हमने बिल डिस्काउंट करवाया सर, डिस्काउंट के पैसे तो हम भी बैंक मतलब डिस्काउंट के पैसे तो हमने बैंक से ले लिए थे ना, अपना बीओई लेकर रियलाइजेशन में बीओई आ गया एसेट का है। ये बिल देकर हमने डिस्काउंट के पैसे बैंक से ले लिए। तुम्हारी जो एसेट के जो पैसे है वो तुम्हारे पास आएंगे कि बैंक वालों के पास जाएंगे? अरे तुम तो बैंक से पैसे ले आए ना डिस्काउंट करवा के। और जो सामने वाला जो बंदा है तुम्हारा ही बंदा है ना, मान लो समर्थ मेरा बंदा, इसको मेरे को पैसे देने थे, ये किसको पैसे दे रहा है, बैंक को। तो मेरे पैसे तो गए ना, किसके पास गए, बैंक वालों के पास गए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरे पैसे किसके पास जा रहे हैं, बैंक के पास। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ कितने पैसे आए, 2500। तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड करा, 2500। अब इस वाले पॉइंट को एक बार दोबारा से अगर हम पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, 2500 बचे वो आप पे करोगे बैंक। वो तो लॉस आ जाएगा ना, देख कैसे दे, देख ये तो लॉस आ जाएगा ना। देख रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट कितने से हुआ, 5,000 से, और रियलाइजेशन कितने से हुआ, 2,500 से। तो 2,500 की यहाँ पर क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर वो होती है वो क्या होता है, लॉस ही तो है। एक्चुअल में 5,000 की एसेट के कितने पैसे मिले मुझे से, 2,500 ही तो मिले। और 2,500 का जो लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट होता था वो यहाँ पर आता डेबिट साइड पर। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान से देखो क्या था, दोबारा से पढ़ते एक बार क्या लिखा हुआ था। देयर वॉज कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000। मतलब एक कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब ये लाइबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, किसी एक सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन क्या थी कि तुमने बिल्स डिस्काउंट करवा रखे थे लेकिन वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए थे। बिल डिस्काउंट किससे करवा रखे, बैंक वाले के पास। ऑल द डिस्काउंटेड वर ऑनर्ड, मतलब सारे के सारे पैसे आ गए। बट एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ 2,500 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट, एक बंदे ने 5,000 रुपए नहीं दिए। एंड 50 पैसे इन रुपी वॉज रिसीव्ड, और उसने सिर्फ कितने रुपए दिया, 1 रुपए पर उसने क्या दिया, 50 पैसे दिए। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फार हैज बीन रिकॉर्डेड। जो लाइबिलिटी ऑफ द फर्म थी वो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी। मतलब आपकी लाइबिलिटी क्या थी, तुम्हें बैंक को कितने पैसे देने थे, 2,500 रुपए, अब तुम्हें पे करने थे। क्योंकि बैंक के पास 2,500 रुपए नहीं आए, क्योंकि एक बंदे ने क्या कर दिया, पैसे नहीं दिए, 2,500 रुपए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर क्या करा, क्या करा था पहली वाली एंट्री में, बोलो। बैंक को पैसे दिया किस चीज के, जो तुमने बिल डिस्काउंट जो करवाए, तुम्हारे वो पैसे किसके पास चले गए, बैंक वालों के पास। भाई समर्थ से मान लो मेरे पास जो पैसे जो आए, अब वो मेरे पास ना रहकर वो किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। तो एक्चुअल में मेरी एसेट थी और वो एसेट क्या हो गई, खत्म, बैंक के पास चली गई। तो बैंक के पास चली गई एसेट कितने की, 5,000 रुपए की। और बैंक में मेरे सिर्फ कितने पैसे, मैं बोलूँ कि कितने पैसे आए 5,000 वाले से, 5,000 वाले से कितने पैसे आए, सिर्फ 2,500 रुपए आए। ठीक है, डन। अभी क्षितिज डन। यस अब पॉइंट सही था ये। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर जो 12 है, ये आप लोगों की क्या है, होमवर्क कर दिए हैं ये, इलस्ट्रेशन नंबर 12। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 13 किसमें करना है, होमवर्क में करना है। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के 12 और 13 क्या हो जाएंगे, होमवर्क हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।